नमस्कार। आज कांग्रेस के नेता बहुत खुश हैं। संघ के लोगों को थैंक यू कह रहे हैं। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को महान बता रहे हैं। कांग्रेस के इस हृदय परिवर्तन की वजह सिर्फ इतनी है कि पहले रामलला के पुजारी सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आशीर्वाद दिया और आज चंपत राय ने कहा कि अगर कोई 50 साल का नौजवान इस ठंड के मौसम में 3000 किलोमीटर पैदल भारत का भ्रमण कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को इन बयानों ने खुश कर दिया। कांग्रेस के नेता चंपत राय की वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने यहां तक कहा कि इससे बड़ा खुशी का दिन कोई हो नहीं सकता। रामलला का आशीर्वाद मिल गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने इन बयानों को कैसे इंटरप्रेट किया, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, राहुल गांधी जो अब तक आरएसएस को नफरत फैलाने की दुकान बताते थे, चंपत राय के बयान के बाद उनके रुख में क्या बदलाव आया, यह मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि बागपत में जयंत चौधरी ने आरएलडी के कार्यकर्ताओं को तो राहुल के स्वागत के लिए भेजा, लेकिन खुद यात्रा में क्यों शामिल नहीं हुए। लेकिन सबसे पहले आपको चंपत राय का वो बयान दिखाता हूं जिसने कांग्रेस के नेताओं को गदगद कर दिया। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, तो सनसनी बात है, इसमें खराब बात क्या है। आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। चूंकि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग थी, मीटिंग में इस बात पर विचार होना था कि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में प्रभु राम की बाल स्वरूप की जो मूर्ति रखी जाएगी वो कैसी होगी, कितनी ऊंची होगी, रामलला का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मूर्ति की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए, किस पत्थर से मूर्ति बननी चाहिए। अब चूंकि देश के कई बड़े बड़े मूर्तिकारों ने रामलला की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव और मूर्ति के बारे में अपने विचार भेजे हैं, तो इन सब पर बात होनी थी। इसलिए चंपत राय और दूसरे मेंबर्स वहीं पहुंचे थे। उसी दौरान चंपत राय से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में किसी ने सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि किसी ने राहुल गांधी की यात्रा की आलोचना तो की नहीं, ना संघ ने की, ना प्रधानमंत्री मोदी ने की। 50 साल का नौजवान 3000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, इसका स्वागत ही होगा। इसके बाद ट्रस्ट के मेंबर गोविंद गिरी महाराज भी वहीं पहुंचे। उनसे भी राहुल की यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया, तो गोविंद गिरी महाराज ने भी कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा नाम तो अच्छा है, जो भी भारत को जोड़ने की बात करेगा उसका तो स्वागत ही होगा। राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता है। उनकी यात्रा ही भारत जोड़ो है, नाम है। हाँ, तो अच्छी बात है। जोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत जोड़ो ये नारा अच्छा है और भारत जुड़ना ही चाहिए। इससे पहले अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज ने भी पत्र लिखकर राहुल गांधी की यात्रा को सपोर्ट किया था, उन्हें शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद सत्येंद्र दास जी का एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेजी। श्री राहुल जी एंड जय श्री राम। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही। हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा, आपकी कामनाएं सफल हो। सत्येंद्र दास जी की शुभकामनाओं से कांग्रेस के नेता खुश हो गए। हालांकि सत्येंद्र दास जी ने फिर पूरी कहानी बता दी। बताया कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उनके पास आए थे, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए कह रहे थे। उन्होंने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर जाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि लिखकर ही आशीर्वाद दे दीजिए, तो उन्होंने पत्र लिख दिया।
फिर उन्होंने वीडियो संदेश देने की बात कही तो उन्होंने कैमरे पर आशीर्वाद भी दे दिया। सत्येंद्र दास जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर कोई आशीर्वाद मांगता है तो क्या साधु संत आशीर्वाद नहीं देंगे? यहाँ वीरू तिवारी आए थे, उनके साथ दो और कांग्रेसी रहे आए। उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम वहाँ पर उनके सम्मिलित हो जाए। हम कहा हम वहाँ नहीं जाते, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा एक शुभकामना दे दी, तो हमने एक शुभकामना दे दिया कि भारत जोड़ो जो उनकी यात्रा है वो मंगलमय हो और उनकी सफलता उनको मिले और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो। सत्येंद्र दास जी ने राहुल गांधी की यात्रा को आशीर्वाद दिया, उसकी पूरी वजह क्या थी आपने देख ली। चंपत राय और गोविंद गिरी महाराज की बात भी मैंने आपको सुनवा दी। सबने अपने अपने हिसाब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने यह नहीं सुना कि किसी ने क्या कहा, बस स्वागत किया है। संघ से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, यही कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि इससे ज्यादा खुशी का दिन कांग्रेस के लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। अब तो प्रभु राम का आशीर्वाद भी मिल गया है, अब तो यात्रा की सफलता के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा हमारे लिए शुभ दिन क्या हो सकता है। भगवान श्री राम की जो सेवा करता है वो व्यक्ति इस यात्रा को आशीर्वाद दे रहा है, तो ये सिद्ध हो गया कि जो राहुल जी बोलते हैं जय जय सिया राम, आज जय जय सिया राम का हमें आशीर्वाद मिल गया। अब मुझे लगता है जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अब हासिल हो गया तो ये यात्रा ऐसे आयाम स्थापित करेगी देश को जोड़ने का, देश में से बेरोजगारी को समाप्त करने का, महंगाई को समाप्त करने का, क्योंकि अब तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उनके जो सेवक हैं उनकी ओर से हमें मिल गया। बहुत मन में प्रसन्नता है, हर्ष है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उनके सेवक द्वारा इस यात्रा के लिए शुभकामनाओं के रूप में भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी जी को मिला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक और बड़े नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने आचार्य सत्येंद्र दास के बयान का हवाला देकर बीजेपी पर हमला किया। कहा कि साधु संत भी समझ गए हैं कि कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन देश के खिलाफ। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि अब तो देश के सारे वर्गों के लोग समझ गए कि देश को बीजेपी के चंगुल से निकालना जरूरी है। अब संत का इस देश में हमेशा सत्कार तो हुआ है और महात्मा साधु खुद ही संत होते हैं, तो उनको समझ में जल्दी आता है कि कौन इस देश की और इस देश के लिए निकला है। और हमारे राम जन्मभूमि के जो पुजारी जी हैं उन्होंने सिर्फ चिट्ठी नहीं वीडियो भी बना के भेजा है, जारी भी किया है। तो ये हर वर्ग के लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को यह आभास हो चुका है कि इस केंद्र की सरकार से, मोदी जी की सरकार से इस देश को बचाना है। चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है, यात्रा का सारा इंतजाम सलमान खुर्शीद देख रहे हैं। इसलिए सलमान खुर्शीद ने भी चंपत राय के बयान को राहुल गांधी की यात्रा की सफलता का सर्टिफिकेट बता दिया। सलमान खुर्शीद का कहना है कि जब विपरीत विचारधारा के लोग तारीफ करें तो इसका मतलब यही है कि यात्रा कामयाब हो रही है। बात बहुत अच्छी कही है उन्होंने और इसका हम स्वागत करते हैं। जो लक्ष्य है राहुल जी का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम इस देश को एकत्रित करें, इसको इकट्ठा करें और देश को जोड़ें। तो उसमें जो भी जिसके बारे में हम ये सोचें कि उनकी विपरीत सोच है या उनके बारे में सोचें कि वो हमसे अलग सोच है, उन सबको फलांगते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे हाथ मिल जाएं, दिल सारे मिल जाएं। अगर ऐसा संभव हुआ और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा तो ये देश फिर जुड़ जाएगा। जो हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में कि ऐसा लगता है कि लोग अलग अलग विचार के हैं और इसलिए अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगा। हम सबकी एक ही दिशा बन जाएगी और उस दिशा में हम सब सम्मिलित हो जाएंगे, ऐसा राहुल गांधी जी का प्रयास है। मजे की बात यह है कि चंपत राय और आचार्य सत्येंद्र दास के बयानों का असर राहुल गांधी पर नजर आया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज बागपत में राहुल गांधी ने पब्लिक मीटिंग की। आमतौर पर राहुल गांधी जब नफरत की बात करते हैं तो आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका नाम जरूर लेते हैं।
लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बागपत में राहुल गांधी करीब 16 मिनट तक बोले। इन 16 मिनटों में राहुल ने एक बार भी आरएसएस का नाम नहीं लिया। नफरत की बात जरूर की, लेकिन आज राहुल गांधी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी रही और प्रधानमंत्री मोदी रहे। यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है। जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत। ये भैया, ये एक बात समझ लो, ये आपने बोला डायलॉग, ये मेरा डायलॉग नहीं है। ये शिव जी का डायलॉग है। ये डायलॉग डरो मत, ये हमारा धर्म है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता भले ही चंपत राय के बयान से खुश हों, भले इसे राहुल गांधी की यात्रा की सफलता का सर्टिफिकेट बताएं, लेकिन इससे विरोधी दलों के नेताओं के रुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अखिलेश और मायावती तो पहले ही राहुल की यात्रा से किनारा कर चुके थे। कांग्रेस के नेताओं को आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से अब भी उम्मीद थी, लेकिन जयंत चौधरी भी नहीं आए। जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के वर्कर्स को जरूर राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए भेजा। आरएलडी के कार्यकर्ता राहुल की यात्रा का स्वागत करने पहुंचे भी, यात्रा में शामिल भी हुए और बाद में आरएलडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें जयंत चौधरी की तरफ से शुभकामना दी गई। यात्रा को नैतिक समर्थन दिया गया, मॉरल सपोर्ट। लेकिन यह भी साफ कर दिया कि आरएलडी के अध्यक्ष ने नैतिक तौर पर अभियान की सकारात्मक सोच और प्रयास का समर्थन किया है, लेकिन स्पष्ट है कि वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश यूपी की रीजनल पार्टीज को यात्रा में साथ लाने की थी। बड़ी पार्टियों के नेता तो नहीं ही आए, छोटी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ खड़ी रही हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यात्रा में शामिल होने का न्योता तो उन्हें भी था, लेकिन उन्होंने यात्रा में शामिल नहीं होने का फैसला किया क्योंकि कांग्रेस अपना काम करे, वो अपना काम कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था। 31 तारीख को हम लोगों ने बैठक किया। बैठक करके पार्टी ने तय किया कि हम लोग अपना काम करें, वो लोग अपना काम करें। आप उस यात्रा में शामिल होंगे, हाँ या ना? नहीं, क्लियर हो गया। हम लोग ने, हमारी पार्टी ने जो प्रयास राहुल गांधी जी का रहा है शुरू से लेकर के, उनके साथ जिस तरह का लोगों का स्नेह, प्यार और जुड़ाव देखने को मिला है, तो उस कार्यक्रम को, भारत जोड़ो यात्रा को सफल ही कहा जाए। चूंकि यूपी में किसी विरोधी दल का नेता राहुल की यात्रा में शामिल नहीं हुआ, तो बीजेपी को भी मौका मिल गया। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि समर्थन और स्वागत में अंतर होता है। आरएलडी ने सिर्फ स्वागत किया है, यात्रा का समर्थन नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस के पास न नेता है न कार्यकर्ता है। ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है जो परिवार बचाओ यात्रा निकाल रही है। समर्थन जैसी बात तो मैंने मीडिया में नहीं देखी है। हाँ, उन्होंने कहा हम स्वागत करेंगे। समर्थन और स्वागत में अंतर होता है। भारतीय संस्कृति में हम स्वागत किसी का भी कर सकते हैं। भारत यात्रा जिस ढंग से एक टाइटल भारत जोड़ो यात्रा नाम देकर के कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, ये बुरी तरह से फ्लापसो साबित हुआ है। हमने यात्रा के फुटेज देखे हैं, भाई बहन को ही हमने आगे एक दूसरे से साथ चलते हुए देखा है। वो एक परिवार को महिमा मंडित करने की यात्रा है। हम देखते हैं भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो गए हों, लेकिन हर जगह केंद्र बिंदु में वो शाही परिवार ही रहता है। राहुल गांधी की यात्रा यूपी से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल होते हुए जम्मू कश्मीर तक जाएगी, लेकिन राहुल गांधी उत्तराखंड नहीं जा रहे हैं। जबकि इस वक्त ज्यादातर विरोधी दलों की नजर उत्तराखंड पर है, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में आजकल माहौल बेहद गर्म है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने 4,500 से ज्यादा मकानों को गिराने का आदेश दे दिया है। हजारों लोग कई दिनों से सड़कों पर हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग अपने आशियाने टूटने के डर से परेशान हैं। जिन इलाकों में बुलडोजर चलने का डर है, उनमें 95% से ज्यादा घर मुसलमानों के हैं। इसलिए यह सियासी मुद्दा बन गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंच गया।
लेफ्ट पार्टीज के नेता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के नेताओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती सब एक्टिव हो गए। लेकिन हल्द्वानी के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। वो तो इतना चाहते हैं कि किसी तरह उनका घर बच जाए, उनके सर से छत न छीनी जाए। हल्द्वानी में बनफूलपुरा इलाके के 3 मोहल्ले, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर, यहां के सबसे ज्यादा घर हाईकोर्ट के आदेश की जद में आए हैं। इसलिए इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा हंगामा है। इस इलाके में अब तक महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थीं, लेकिन आज महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी प्ले कार्ड्स लेकर सड़क पर उतार दिए गए। इन बच्चों के हाथों में जो तख्तियां थीं, उन पर लिखा था, हमारे घर को मत तोड़ो, हमें बेघर मत करो। हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें आपको हर जगह दिखाई देंगी। हर रोज दोपहर के वक्त महिलाएं सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करती हैं, दुआ कर रही हैं। ये लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत यहां पर उनके घरों को गिराया जाना है। इन लोगों का कहना है कि ये घर उनके पुरखों का है, वो कई बरसों से यहां रहते आए हैं, जमीन के कागज हैं उनके पास, लेकिन रेलवे अब इसे अपनी जमीन बता रहा है। हाईकोर्ट ने रेलवे का दावा मान लिया और यहां की करीब 82 एकड़ जमीन को खाली कराने का ऑर्डर दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में कई मदरसे हैं, स्कूल हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सबको तोड़ा जाना है। अगर ऐसा होता है तो बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि अब ये बच्चे कह रहे हैं कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन इनके घर और इनके मदरसे ना तोड़े जाएं। पत्थर से इंसान पैदा करने वाला है, तू सब कुछ करने वाला है मेरे मौला। इसमें हम पढ़ाई करते हैं, हमारी अभी मस्जिद टूट जाएगी तो हम पढ़ाई कहीं में करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उवैस है। इस पे क्या लिखा है आप? इस पे लिखा, हमारा घर मत तोड़ो, हमारे अब्बू मजदूर हैं, हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे घर में कभी खाना बनता कभी ना बनता, हम क्या पढ़ेंगे, हम बिहार से आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, हमारा मदरसा टूट रहा, हम कहाँ पढ़ेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कामरान। ये तुम क्या लेके खड़े हो? क्या कहना चाहते हो? ये जो हमारा मदरसा नहीं टूटे, ये हम पढ़ेंगे किसमें, हम इतना दूर से आएंगे अपने माँ बाप को छोड़ के। बेटा क्या नाम है आपका? अल्फीफा। ये क्या लेकर खड़े हो? आपको पता है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है यहाँ पर? घर टूटने वाले। जोर से बोलो बेटा। घर टूटने वाले हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, पुरुष महिलाएं हों, सब अपनी अपनी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हर रोज दोपहर के वक्त महिलाएं सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करती हैं, दुआ करती हैं और सरकार से अपील करती हैं, कोर्ट से खासकर रहम की भीख मांग रही हैं। शाम के वक्त लड़कियां घरों से निकलती हैं, कैंडल जलाती हैं और मार्च शुरू हो जाता है। जिससे पूछो वो यही कह रहा है कि ये घर आज के नहीं है, उनके पुरखों के हैं। उनका खानदान 4 पीढ़ियों से यहां रह रहा है, जमीन के कागज हैं उनके पास, लेकिन रेलवे ने इसे अपनी जमीन बता दिया। पाई पाई जोड़कर घर बनाया है, अब घर गिर जाएगा तो कहां जाएंगे, किससे कहें। जिस इलाके में इन लोगों के ये घर बने हुए हैं वो रेलवे लाइन के करीब है। यहां पर 60,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और इनमें से, जैसा हमने आपको बताया, 95% मुस्लिम आबादी है। महिलाएं वहां पहुंचने वाले रिपोर्टर्स को, नेताओं को अपने अपने घरों में ले जाती हैं। वहां उन्हें बिजली का मीटर दिखाती हैं, पानी का कनेक्शन दिखाती हैं, घर के कागज दिखाती हैं और पूछती हैं कि ये बिजली पानी का कनेक्शन तो सरकार ने ही दिया, हाउस टैक्स के कागज हैं तो हाउस टैक्स तो सरकार ही लेती है, तो क्या सरकार को नहीं मालूम था कि ये घर इलीगल है? अचानक ये घर अवैध कैसे हो गए और ये जमीन रेलवे की कैसे हो गई? ये जो चल रहा है सब, ये बहुत गलत बात है और आप लोग भी सब इस बात को जानते हैं, किसी का आशियाना उजड़ना अच्छा नहीं है। अगर उजड़ता तो कभी पहले से उजड़ता, बसाया क्यों? और जब बसाया है, पानी के बिल, बत्ती के बिल, मकान के टैक्स, सारी चीजें हम लोग देते आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? नसरीन बानो। ये घर आपका है? कितने लोग रहते हैं आपके घर में, दिखाई दे रहा? हम हैं इसमें 4-5 लोग हैं इसमें, हम 4 फैमिली है। कुल मिला के कितने लोग हैं आपके घर में? अब ये बताइए कि आपका घर क्या रेलवे की जमीन पे बना हुआ है, अवैध घर है? हमारा वहाँ नहीं, वही नहीं हमारा, रेलवे की जमीन में नहीं। मकान का टैक्स भी देते हैं हम, हर चीज देते हैं, बत्ती का, पानी का, सबका देते हैं हम। तो रेलवे कह रहा है कि अवैध जमीन है, उनकी जमीन है रेलवे की,
उनकी जमीन थी तो ये रोड क्यों बनवाए, ये पाइपलाइन क्यों पड़वाई, ये इतना सब कुछ क्यों करवाया? जब उनकी जमीन थी पहले ही आके कर देते, मना ही कर देते। जब बना हुआ तो आज से बना हुआ ये घर ही चाहिए और कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए हमें सरकार से, बस घर हमारे सबके हो जाए सही, यही बहुत है। हमारा घर टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा भविष्य कितना बुरा होएगा। घर नहीं टूटे हमारे, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हल्द्वानी में जिस इलाके से ये अवैध कब्जा हटाया जाना है वो रेलवे लाइन के किनारे करीब 2 किलोमीटर का एक पैच है, जिसमें गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, नई बस्ती, इंदिरा नगर, लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 18 इनका इलाका है। यहां के लोकल लोगों का कहना है कि इनमें से कई जमीनें फ्री होल्ड हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह शत्रु संपत्ति थी जो नीलामी के बाद उन्हें मिली। कुछ लोग 1971 का राजस्व रिकॉर्ड दिखाते हैं। कुछ के पास 1959 का एक मैप है जिसके आधार पर वो इसे नजूल की जमीन बता रहे हैं। इस इलाके में हर शख्स के हाथ में कागज है और उस कागज पर के आधार पर हर व्यक्ति रेलवे के दावे को, हाई कोर्ट के फैसले को गलत बता रहा है। ये वो मैप है जो कि इस समय सबसे पुराना मैप है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। इस मैप को ओल्ड मैप आप कह लीजिए 1959 का, इसी को स्टैम्प्ड कॉपी के तौर पर यहां के स्थानीय जो नागरिक हैं उन्होंने लिया है। इस मैप में रेलवे लाइन दिखाई दे रही है। रेलवे लाइन के साथ ये पूरा जो एरिया है यानी 2.1 किलोमीटर का ये पूरा एरिया इफेक्टेड है और इसी एरिया में सबसे ज्यादा लोगों की घनी आबादी है। चूंकि आप देखिए ये रेलवे पटरी ऐसे कर्व के साथ मुड़ती है, इसीलिए जहां ढोलक बस्ती है, गफूर बस्ती है, यहां पर 400 फीट तक की जो लेंथ है इंक्रोचमेंट की है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यानी नया बस्ती, उसके अलावा लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 18, उसके साथ साथ इंदिरा नगर के 2 पार्ट, यहां पर इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और इसी वजह से जब ये इस समय रेलवेज ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया तो उसमें कहा कि ये कुल मिला के जो एरिया है वो और बढ़ जाता है और ये कुल मिला के 82.7 एकड़ होता है। मनफूलपुरा के लोगों का दावा है कि इस इलाके में उनके पुरखे साल 1907 से रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने यहां पर सर्वे कराया था, इसके कागज भी उनके पास हैं। उसी सर्वे के आधार पर उन्हें इस जमीन का पट्टा दिया गया था। ये लोग कहते हैं कि सर्वे के कागज में लाइन नंबर 17 वाले एरिया से रेलवे लाइन की दूरी 30 मीटर दिखाई गई है, फिर यह बढ़ कैसे गई? हमारा कहना यह है कि हमने रेलवे की कोई जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है। हमें सरकार ने दिए हैं, हमें पट्टे दिए हैं और हम सन 1907 के 17 जियो नंबर 1748 सन 1907 से हम यहाँ काबी चले आ रहे हैं और हमारा दादा परदादा पहले से चले आ रहे थे। जब सरकार ने पट्टे नहीं दिए थे, हम तो पुराने यहाँ के बासिंदे हैं, 125 साल हो गए रहते हैं भैया। मेरे हाथ में जो है पेपर हैं, सरकार ने जो इसका सर्वे करा करके हम लोगों को पट्टे दिए हैं। ये देखिए सर, ये सर्वे करा हुआ पेपर है ये, जिसमें आपको जो है ये लाइन नंबर 18, ये लाइन नंबर 17 दिखाई दे रही है ऊपर। उसके बाद ये जो है सर्वे करा है और रेलवे की दूरी जो बताई गई 30 मीटर बताई गई है और इसमें 34 मीटर बताई गई है और इसके अलावा और भी सर्वे के नक्शे हैं। तो रेलवे की जगह पर तो हमने कोई अतिक्रमण कर नहीं रखा। रेलवे हमारी तो कोई बढ़ रही है बस्ती की बदनीति के कारण। ये राज्य सरकार की जगह है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बयान भी रखा है इस बात का कि ये रेलवे की जगह नहीं है, सेंट्रल ये जो है राज्य सरकार की जगह है। सुप्रीम कोर्ट में कल ही इस मामले में सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SA नजीर और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके मुताबिक एक्शन होगा, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं है और कोर्ट ने बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश को लागू करवाने की तैयारी कर रहा है। नैनीताल के DM धीरज सिंह गारबियाल का कहना है कि उन्होंने पूरे इलाके को सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया है। मैजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटा जा सके। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। हल्द्वानी में लोगों की नाराजगी देखकर
एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहां भी पब्लिक से मिल रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जब पुलिस पहुंची तो उसके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। यही वजह है कि जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई जा रही है। नैनीताल के एसएसपी का कहना है कि कोर्ट का जो आदेश है उसका हर हाल में पालन करा जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना प्रशासन का काम है और हम लोगों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो माननीय न्यायालय के दिए गए आदेशों का अनुपालन करेंगे। इसमें हमारे द्वारा जो पैरामिलिट्री की डिमांड की गई है वो शासन से अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है और जल्दी ही प्राप्त होने की उम्मीद है। इसमें 8 तारीख तक हमने फोर्स की डिमांड की है, जिसमें अगर अपनी पुलिस देखा जाए तो 2000 कांस्टेबल हमारे पास तब उपलब्ध होंगे। इसमें 100 इंस्पेक्टर 100 SI इसमें साथ में होंगे। इसके अलावा 8 कंपनी आपका हमने PSC की डिमांड की है और आपका RPF से भी हमने 10 कंपनी की डिमांड की है। क्या CRPF और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया आपने? इसमें RF की हमने डिमांड की है, तो अभी RF का कंफर्मेशन अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ और 8 तारीख तक हमें मिलने की उम्मीद है। हल्द्वानी के लोगों का विरोध समझ में आता है, उन लोगों की परेशानी और चिंता को समझा जा सकता है, लेकिन इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। बाहरी लोग भी हल्द्वानी के लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। उत्तराखंड के आसपास के जिलों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लोग हल्द्वानी पहुंच गए। आज हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद को कुछ ऐसे ही लोग मिले। एक शख्स ने कहा कि वो हल्द्वानी के लोगों का साथ देने के लिए उधम सिंह नगर से अपनी टीम के साथ पहुंचा है। बेहतर यही होगा कि सरकार बनफूलपुरा के लोगों को परेशान ना करे। ज़ियाउर रहमान, जमीयत उलमा जिला उधम सिंह नगर से मैं अपनी पूरी टीम के साथ में आया हूँ हल्द्वानी के लोगों के साथ अपना दुख बांटने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए। और जो हल्द्वानी में हो रहा है यह सरासर अन्याय है। लोगों के पास में रजिस्टरियाँ हैं, ये कागजात हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा घर बचाओ। इन बच्चों को मालूम है कितनी मेहनत से घर बनता है। सरकार को कितना होना चाहिए कि इन बच्चों का साथ दे, इनके सरों पर से छाया न छीने। और यहाँ पर जो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्ल्स कॉलेज हैं, ट्यूबवेल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और सबके साथ में इंसाफ दे, हल्द्वानी के लोगों को जो है परेशान ना करे। तमाम पार्टियों के नेता भी हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन मनफूलपुरा पहुंचा। समाजवादी पार्टी के लीडर ST हसन प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिले, उन्हें कानूनी मदद के साथ साथ हर तरह की मदद देने का वादा किया। ST हसन ने कहा कि जमीन सरकार की हो या रेलवे की हो, लेकिन जो लोग यहां 100 साल से जमीन पर रह रहे हैं उन्हें उजाड़ा कैसे जा सकता है। लोग जमीन के कागज दिखा रहे हैं, लेकिन रेलवे ने जमीन पर मालिकाना हक के कोई सबूत नहीं दिखाए। समाजवादी पार्टी जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मैं खुद जाके रेल मंत्री से बात करूंगा, इन लोगों को लेके जाऊंगा, इनका एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा। रेल मंत्री से अगर बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। यहाँ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है। तो देखना पड़ेगा हमें कि रेलवे के पास क्या सबूत हैं। 100 बरस से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेज हैं, यहाँ पानी की टंकी है, यहाँ सड़कें हैं। ये लोग सारे टैक्स देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद इसलिए कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो उजाड़ दोगे। यहाँ हिंदू मुसलमान सब इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इंसानियत की बात है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के लोगों के साथ खड़े हुए। हरीश रावत देहरादून में अपने घर पर ही 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठे। इसके बाद हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी को इस मुश्किल से लोगों को बचाना चाहिए। जिनके घर छीने जा रहे हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि
50-55 हजार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल इस मामले में साफ साफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, ये कोर्ट और रेलवे के बीच का मामला है, कोर्ट जैसा करेगा सरकार उसका पालन करेगी। मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं, और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानने होगा। सही कहें तो मामला सीधे सीधे मुसलमानों से जुड़ा है। हल्द्वानी में जिस इलाके में लोगों के घर तोड़े जाने हैं, 95% वहां पर मुसलमान रहते हैं, इसीलिए बीजेपी की विरोधी हर पार्टी वहां एक्शन में नजर आ रही है। आज सीपीआई एमएल के लोगों ने भी बनभूलपुरा के लोगों के साथ प्रोटेस्ट किया। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि इस बर्फीले मौसम में एंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर गरीब और मुसलमान परिवारों को उजाड़ना यह अमानवीय है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, उजाड़ना नहीं। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती भी हल्द्वानी के मसले पर बोली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और हल्द्वानी में भी यही हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन देश के हालात सीरिया जैसे हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करती रहती है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने, कि हजारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत खतरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे, इसकी बुनियादें जो है डेमोक्रेसी पे हैं। इसको आज ये एक मजहब के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहां पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहां इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहां बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नताइज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। हमारा देश न कभी सीरिया बनेगा, न कभी पाकिस्तान बनेगा। और जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं वो ना मुसलमानों के हितैषी हो सकते हैं, ना हिंदुओं के। असल में इन्हें देश की चिंता नहीं है, लोगों की फिक्र नहीं है, ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। हाँ, ये सही है कि हल्द्वानी के लोगों की चिंता बिल्कुल जायज है। किसी के भी सर से छत छिन जाए, उसका खतरा हो, तो वो विरोध करेगा, पूरी ताकत से करेगा। यह हल्द्वानी में दिख रहा है। लोगों को इस बात पर नाराजगी है कि वो सरकार को हाउस टैक्स दें, बिजली पानी का बिल भरें। जिस इलाके में सरकार ने अस्पताल बनवा रखे हों, सीवर लाइन डलवाई हो, वो इलाका रेलवे का कैसे हो सकता है? वहां इनके मकान अवैध कैसे हो सकते हैं? लोग कह रहे हैं उनके पास मकानों के कागज हैं, जमीन के दस्तावेज हैं, लेकिन रेलवे किस आधार पर जमीन का दावा कर रहा है, ये लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा? असल में इन लोगों ने न तो हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा है, और जो लोग इनके हमदर्द बनकर घूम रहे हैं वो भी उन्हें कोर्ट के आदेश की डिटेल नहीं बता रहे। असल में हाईकोर्ट के आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि रेलवे का दावा क्यों मजबूत है और लोगों के दावे में क्या गड़बड़ी है। रेलवे ने हाईकोर्ट में 1959 का नोटिफिकेशन, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड यह पेश किया है। इसके अलावा 2017 की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है। कोर्ट ने इसका जिक्र अपने फैसले में किया है। हल्द्वानी के जो लोग 1907 का ऑफिस मेमोरेंडम दिखा रहे हैं और इस आधार पर इसे नजूल की जमीन बता रहे हैं, इसके बारे में हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ऑफिस मेमोरेंडम सरकारी आदेश नहीं होता।
हालांकि ये सब कानूनी बातें हैं। बड़ी बात यह है कि 100 साल से किसी जगह पर रह रहे 60,000 लोगों को अचानक तो बेघर नहीं किया जा सकता। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उम्मीद तो है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हल्द्वानी के लोगों की टेंशन को कम करने वाला होगा। आज जैन समाज के लोगों ने भी देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। जैन समाज के लोग अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित किए जाने से नाराज हैं। मुंबई, अहमदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, रांची समेत कई शहरों में जैन समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समाज की मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल रैली हुई। हजारों लोग सीएसटी के मेट्रो जंक्शन से प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए आजाद मैदान तक पहुंचे। इस रैली में जैन समाज के आम लोगों के अलावा बड़े बड़े धर्मगुरु भी शामिल थे। जैन धर्मगुरु नए पद्मसागर महाराज ने कहा कि जैन समाज हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, विरोध और तोड़फोड़ से हमेशा दूर रहता है, कभी सड़कों पर नहीं उतरता। इसलिए अब अगर लाखों लोग सरकार के किसी फैसले का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को जैन समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपना फैसला वापस लेना चाहिए। जैन समाज बहुत शांति प्रिय है। जैन समाज दानवीर है। दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है, ऐसे भारत के तमाम धर्म और प्रजा में मिलजुल करके खुशियां फैलाने वाला, खुशबू फैलाने वाला और प्रेम और मैत्री फैलाने वाला ये जैन समाज है। मैं इतना ही कहता हूं, ये समाज को सड़कों पे उतरना पड़ा, इससे समझ जाना चाहिए ये समस्याएं कितनी गंभीर है। हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते, न हम किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, पर हमें तकलीफ क्यों दी जा रही? पर्यटन स्थल के लिए बहुत सारे देश है, बहुत सारी दुनिया है, भारत में बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं जहां लोग धर्म करने आते हैं। इस कलिकाल के अंदर धर्म कितना याद आता है। जो अहिंसा धर्म है, जो सत्य धर्म है, जो परोपकार धर्म है, जो प्राणी मात्र की रक्षा धर्म है, वैसी प्रेरणा जिस तीर्थ से मिलती है, उस धर्म में अधर्म खड़ा करके, उस तीर्थ में अधर्म खड़ा करके हम पाना क्या चाहते हैं? आजाद मैदान की रैली में जैन समाज के हर वर्ग के लोग दिखे। बड़ी संख्या में महिलाएं और नौजवानों ने भी प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया। युवा कह रहे थे सरकार उनके सब्र का इम्तिहान ना ले, जोर जबरदस्ती एक हद तक सहन हो सकती है, हद पार होती है तो फिर कोई भी हो अपने बचाव में हाथ उठाता है। जैन समाज के नौजवानों ने कहा कि अब समाज नहीं चाहता कि उनके तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करके विकसित किया जाए, तो सरकार जबरदस्ती ऐसा क्यों कर रही है? सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा, किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा, सनक करके बगावत पर उतर आए तो क्या होगा। सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। 1% से भी कम जैन इस देश की जनसंख्या में सम्मिलित हैं, लेकिन 24% से ज्यादा टैक्स भरने वाली जैन समुदाय आज यदि सड़क पर उतरी है तो उसकी केवल एक मांग है, और वो मांग केवल इतनी है कि अभी तक तो इतना था कि इसे पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए, लेकिन अब हम सीना तान के इस बात को कहेंगे कि ना सिर्फ पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए, बल्कि इसे तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। इसकी शुद्धता, इसकी पावनता, इसकी पवित्रता बनाई रखी जाए। ये हर जैन समुदाय के हर व्यक्ति का कहना है। मैं एक बात कहता हूं कि माना हमने हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल हैं। कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता। ये शोषण करता आखिर किस मद में है, शांति दूत अब तक तो अपनी हद में है। ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं और अधिकारोहित हद को तोड़ भी सकते हैं। जैन समाज के लोगों को भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मदद करेंगे। जैन धर्मगुरु नए पद्मसागर महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म और आध्यात्म का विकास करने वाले नेता हैं। उनकी सरकार ने धार्मिक स्थानों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए बहुत काम किया है। उम्मीद है सम्मेद शिखर जी के मामले में ऐसा ही होगा। अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर जैन समाज के लोगों को सम्मेद शिखर जी के पर्यटन स्थल बनने पर इतना एतराज है, तो आखिर क्यों? इसका जवाब भी जैन धर्मगुरु नए पद्मसागर महाराज ने दिया।
वहाँ होटल बनेगी, होटल में कौन क्या खाएगा थोड़ी पता चलेगा, वहाँ कौन क्या करेगा थोड़ी पता चलेगा। ये तीर्थों पे थूकना भी गुनाह है। क्या पर्यटक वहाँ वो सब चीजें का पालन करेंगे? रात्रि भोजन करना मना है, वहाँ पर अब्रह्म का सेवन करना मना है, वहाँ पर जमीकन खाना वो मना है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जीवों का संहार होता है। वैसी कोई भी प्रवृत्ति करना वो पवित्र तीर्थ स्थान में मना है। हमारे यहाँ कहते हैं अन्य स्थानों में किया हुआ पाप अब तीर्थ स्थान में छोड़ने जाते हैं, और तीर्थ स्थान में यदि पाप करेंगे तो वज्रलेप बनता है, जन्मों जन्म वो आत्मा को वो पाप नहीं छोड़ते। और हम नहीं चाहते भारत की प्रजा वहां तीर्थों में जाकर के अनंत अनंत जन्मों तक नरक के अंदर रव रव नरक में जाए, ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमें विश्वास है कि दोनों तीर्थों की रक्षा के लिए सरकार अच्छा कदम उठाएगी, और यह सरकार बहुत धर्मप्रिय है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई फाइनल फैसला ले सकती है। उम्मीद है कि फैसला जैन समुदाय की भावनाओं के अनुरूप ही होगा। असल में श्री शम्मेद शिखर जी तीर्थ के आसपास के इलाके को 2019 में ही पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। उस वक्त झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। विरोध उसी वक्त शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि 2020 में कोविड आ गया इसलिए मामला दब गया, शांत हो गया। लेकिन अब देश भर में जैन समुदाय सड़कों पर है। झारखंड की सरकार फिलहाल कोई फैसला नहीं कर रही, लेकिन अब केंद्र सरकार इस मामले में प्रोएक्टिव रोल निभाएगी और उम्मीद है कि जैन समाज को कल एक अच्छी खबर मिल जाए। वैसे जैन समाज के लिए आज राहत की खबर गुजरात से भी आई। सरकार ने दावा किया है कि शत्रुंजय तीर्थ में गड़बड़ी करने वाले लोग पकड़े गए हैं। असल में कुछ दिन पहले शत्रुंजय तीर्थ में कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर के अंदर रखी चरण पादुकाओं को क्षति पहुंचाई थी। मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लगाए गए खंभे भी तोड़ दिए थे। इस घटना के विरोध में भावनगर, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जैन समाज के लोगों का कहना है कि रोहिशाला में भगवान की चरण पादुका की तोड़फोड़ की तुरंत जांच हो, गांव मार्ग और अन्य जगहों पर अवैध खनन रोका जाए, घेची के पग की तरफ निर्माण और अवैध खनन पर भी रोक लगाई जाए। जम्मू द्वीप के पास खुली अवैध शराब की दुकानें भी हटाई जानी चाहिए। इतने अनिष्ट तत्व अलग अलग ढंग से पालीतान पे अटैक करने लगे, तब हमें लगा इसमें गवर्नमेंट का ही साथ चाहिए। गवर्नमेंट के साथ हम है, हमारे साथ गवर्नमेंट है। पालीताना में दारू पीते, ऊपर डोली वाले के सामने ये डोली वाला ही डोली वाला के पास पैसा मांगता है। इतना न्यूसेंस वैल्यू होती चली। कहीं निष्ठा का, आस्था का प्रश्न था, वो भगवान के पगलिए तोड़ दिए गए। तो हमें लगा कि अभी तो इसमें तो हमने कभी तलवार नहीं उठाई, सोच भी नहीं सकते। तो लगा गवर्नमेंट के पास संविधान है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक छोटे से प्रजा जन की भी रक्षा करनी चाहिए। ये तो पूरे समाज की प्रॉपर्टी है और पवित्र प्रॉपर्टी है। आज गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा कि मंदिर में गड़बड़ी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैन समाज के लोगों ने जो जो मांगे की हैं उन पर विचार के लिए चीफ मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। सरकार इतना ही नहीं, शत्रुंजय पहाड़ी के पास एक पुलिस चौकी भी स्थापित करने का फैसला कर रही है, जिससे भविष्य में भी वहां कभी कोई गड़बड़ ना हो। पालितना के विषय में आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। यह टास्क फोर्स में गुजरात के पुलिस अधिकारी एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी एवं फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, ये सभी विभाग साथ में मिलकर शत्रुंजय के विभिन्न विषयों पे आने वाले दिनों में काम करेगी। हम सब ने कुछ दृश्य देखे हैं, जिस प्रकार से साधु भगवंतों पे कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। वो सभी आरोपियों को गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया है। खास तौर पे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने शत्रुंजय की व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को और सख्त बनाने के लिए गुजरात पुलिस की एक चौकी वहाँ पे दी है, जिसमें पीएसआई और अन्य पुलिसकर्मी भी
शत्रुंजय के विषय में कामगिरी करेंगे। यह अच्छी बात है कि गुजरात सरकार ने जैन समाज की भावनाओं का ख्याल रखा। उम्मीद करनी चाहिए कि शत्रुंजय तीर्थ के आसपास ऐसी गतिविधियां बंद होंगी जिनका विरोध जैन समाज के लोग कर रहे हैं, और सरकार के कदम से सड़कों पर उतरे जैन समाज की नाराजगी भी कम होगी। और अब बात बिहार की। पटना में आज फिर छात्रों पर पुलिस ने लाठियां चलाई, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया। लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें आई। इन छात्रों की गलती यह थी कि ये सरकार से बीपीएससी परीक्षा के सभी पेपर्स को रद्द करने की मांग कर रहे थे। असल में बीपीएससी का इम्तिहान 3 शिफ्टों में हुआ था। पहली शिफ्ट का पेपर आउट होने के बाद उस शिफ्ट का पेपर रद्द हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट का भी आउट हुआ था, इसलिए सरकार को पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा इम्तिहान करानी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज सैकड़ों छात्र डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन छात्रों ने पहले से तय रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते से डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए। पुलिस अफसर इससे नाराज हो गए और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू हो गया। इसके बाद तो यह भी नहीं देखा गया कि किसको कितनी लाठियां पड़ रही हैं। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, पीटा। जो भागते वक्त गिर गया उसे घेर कर उस पर लाठियां चलाई। जो भागकर किसी दुकान में छुप गया उसे बाहर निकाल कर पीटा। सरकार बोल रही है स्टूडेंट को प्रूफ देने के लिए। आयोग किस लिए बनाया गया है? उसका सीबीआई, उसका एनआईओएस है, वो ने जवाब देगा स्टूडेंट को। हम लोग क्यों जवाब देंगे सर? आप ही बोलिए। यही जनता की राज है। मारा जा रहा जन, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और मारा जा रहा है हम लोग को। मुद्दा है यही कि तीनों शिफ्ट का बीएसएससी का कैंसिल किया जाए। पूरी बहुत मात्रा में धांधली हुआ है। इस तीनों मेन मुद्दा यही है कि एक फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल कर दिया गया है, हमें 2 शिफ्ट का और कैंसिल करवाना है, ठीक ना? बाकी 2 चरणों की भी परीक्षा लीक हुई है, ये प्रमाण है? प्रमाण है, लीक हुई है, मीडिया में सोचे दे रहा है। बीएसएससी देख लिया, पूरे मीडिया में वायरल है। पर लाठी चलाया गया हम लोग का शांतिपूर्ण और नीतीश कुमार के पुलिस क्रूरता से भरपूर है, क्रूरता बन गए। और हम लोग को लोकतांत्रिक तरीका से बीएसएससी ऑफिस जा रहे थे और क्रूरतापन करता है ये पुलिस। हम लोग का एक ही मांग था कि जो तीनों शिफ्ट का एग्जाम जो है ना कर दिया जाए। स्टूडेंट्स पर लाठियां चल रही थी, छात्र रो रहे थे और अफसर हंस रहे थे। पटना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम की मैजिस्ट्रेट ने कहा, कहां ज्यादा लाठी चली? छात्रों ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं ली थी, फिर बैरिकेड्स भी तोड़ दिए, तो पुलिस क्या करती? आखिर कानून व्यवस्था बनाए रखना भी पुलिस का काम है। मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, इसलिए हल्की फुल्की लाठी चलानी पड़ी। छात्र को प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं थी, उनका इलीगल स्टेप था। दूसरा, वो आना था उनको जेपी गोलंबर, वो रूट चेंज कर दिए, इधर से आ गए। दूसरा उनका इलीगल फैसला। तीसरा, आते ही वो बैरिकेडिंग को उलट दिए, पुलिस पर हमला किए, हिंसा पर उतारू होने का प्रयास कर रहे थे। वैसी स्थिति में कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था को जो है मेंटेन करने के लिए जो भी एक्शन लेना है, जो भी काम करना है, वो लाठी हल्का बल प्रयोग करे या जैसे भी कंट्रोल करे, कंट्रोल किया गया। हल्का लाठी चार्ज हुआ। तस्वीरें तो जो हैं वो बता रही हैं कि कितना ज्यादा चोट लगी है। उनको जो मन में आए बोले, को रोकता थोड़ी है, लेकिन हम वहाँ पर खड़े थे और बहुत ही हल्का हुआ है। अफसर को लाठीचार्ज हल्का लगा, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज तो होता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? होता रहता है वो, इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है,
लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। तो एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ कानून स्थापित किया गया तो वो है, तो कौन सा राज खोज रहे हैं? छात्रों पर लाठियां चली तो बीजेपी ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गलती सरकार करे और पीटे जाएं छात्र, यही है नीतीश सरकार। सरकार के संवेदनहीनता का परिचायक है। बच्चे जब शांतिपूर्ण ढंग से अपना जुलूस लेके जा रहे थे और उसको घेर कर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज इस ठंड के मौसम में किया, उसकी क्या मांग था? उसको तो बच्चे को बुला करके गंभीरता से उसकी बात को सुननी चाहिए थी। आप 9 लाख से ऊपर के बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए, पेपर पहली पाली का लीक हुआ, आपने देखा और प्रमाण मिला, प्रेस मीडिया के माध्यम से आपने रद्द कर दिया। दूसरी पाली तीसरी पाली का भी लोग कह रहा है, समुच्चा उसकी चर्चा है, लेकिन आप उसको रद्द क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप इस तरह की पहले भी हुआ है, इसमें लोग जेल भी गए, आप क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जब आपकी मंशा साफ है तो बच्चों की बात को तीनों पाली की परीक्षा रद्द करके फिर से एग्जामिनेशन लेने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि जो हस्तिनापुर के गुलाम आपके सेटिंग गेटिंग कर करके प्रतिभा का हनन करते हैं और उन लोगों को बचाने के लिए आप क्यों ये खेल खेल रहे हैं? बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी तो बेकार के इल्जाम लगाती है, उनकी सरकार नौजवानों को रोजगार दे रही है। ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही। तेज प्रताप ने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर तो एक्शन होगा, लेकिन कानून व्यवस्था का भी तो ख्याल रखना है। कि सरकार जो है रोजगार के क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए सब लोगों का मांग है कि रोजगार का है, चाहे मान लीजिए कि पेपर लीक का मामला हो तो उसमें सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। ऐसा नहीं है कि सरकार छोड़ दिया, और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई भी करने का काम करेगी, क्योंकि काम वाला सरकार है और कार्रवाई वाला सरकार है। कार्रवाई हो भी रहा है और काम भी हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जो रोजगार का हम लोगों ने बेड़ा उठाया है, मुख्यमंत्री जी ने, महागठबंधन की पूरी टीम ने, तो इसमें हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जब बीपीएससी का पेपर आउट हुआ था तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि क्या पहली बार पेपर आउट हुआ, और क्या सिर्फ बिहार में पेपर लीक हुआ है? बिहार में नीतीश की सरकार है, इसलिए बिहार को बदनाम किया जा रहा है। अब पेपर आउट के बाद छात्र एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो ललन सिंह कह रहे हैं कि कोई पहली बार लाठीचार्ज हुआ है। इस तरह की संवेदनहीनता देखकर वाकई हैरानी होती है। आज फिर पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर चले। 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन को शुरू में सिर्फ 4 दिन बीते हैं और 2 बार इस नई हाईटेक ट्रेन पर पत्थरबाजी हो चुकी है। इस बार पत्थरबाजी उस वक्त हुई जब ट्रेन कैमूरगंज रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। पत्थर की वजह से 2 कोचेस के शीशे टूट गए। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरपीएफ, जीआरपी और राज्य पुलिस इस मामले की जांच कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए थे। अब इसे लेकर खूब सियासत भी हो रही है। बीजेपी और टीएमसी इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, बार बार ऐसा हो रहा है। पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट, इसका तहकीकात होना चाहिए और जो आपराधिक तत्व इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी नई ट्रेन पर पत्थर चलाने पर नाराजगी जताई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इससे समझ में आता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। रेल सारे हिंदुस्तान के आम लोगों की अपना यह संपदा है, इसके ऊपर अगर हमला हो तो आखिरकार आम लोगों को परेशानी ज़्यादा झेलना पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि रेल के ऊपर इस तरीके की घिनौने हमला की चलते रहे। हमारे जो सूबे हैं, ये सूबे की कानून स्थिति को आज बदहाली के चलते इस तरीके की अपराध बंगाल में और इस तरीके की नापाक जो इरादे कुछ लोगों को रहते हैं उनको ये अंजाम दिया जाते हैं, क्योंकि यहाँ के कानून और स्थिति के हाल इस तरह बदतर होते जा रहे हैं।
लेकिन इस मामले में तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया और सियासत भी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने कहा कि उन्हें तो शक है कि वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी कहीं बीजेपी के इशारे पर तो नहीं हो रही, ताकि ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए जा सकें। हम आपको थोड़ा सुधारने का कोशिश करेंगे, 2 बार नहीं, इसके पहले बहुत दिन पहले तीन बार सिर्फ उत्तर प्रदेश में वंदे भारत के ऊपर हमला हुआ था और बहुत लाखों रुपया ऊपर डकैती भी हुआ था, और उसके पहले गुजरात में भी वंदे भारत के ऊपर हमला हुआ था। इसके बारे में बीजेपी क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल प्रॉपर्टी है रेलवे, कोई भी इसको डैमेज करे, इससे बुरा काम कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बीजेपी इसको लेके जिस तरीके से भाईचारा पॉलिटिक्स कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को मेलाइन करने के लिए जिस तरीके से बीजेपी का लीडर लोग पिछले कुछ महीने में घूम के एक हुलिगनिज्म का वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं, ऐसे भी तो हो सकता है अपना कैडर से वो करवाया तृणमूल को मेलाइन करने के लिए। और आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि रेल बोलिए, रेल ट्रैक बोलिए, रेल का कोच बोलिए, आरपीएफ बोलिए, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में आता है। ये एक वल्चर पॉलिटिक्स हो रहा है और इसका डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है कि बीजेपी अपना कैडर से ये करवाया तृणमूल को मेलाइन करने के लिए। ये भी आप अवॉइड नहीं कर सकते इस मुद्दे को। ट्रेन किसी पार्टी की तो होती नहीं, सभी पार्टियों के लोग ट्रेन में सफर करते हैं। ट्रेन देश की संपत्ति है और कोई भी इसको नुकसान पहुंचाए गलत है। इस तरह की हरकत करने वालों को पकड़ा जाना चाहिए और इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।